नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज इस वीडियो सेशन में हम हिंदी के गद्य साहित्य को शुरू करने वाले हैं। कल हमने इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा भी की थी। गद्य साहित्य आज से शुरू हो रहा है। इसके पहले के सभी काल विभाजन से संबंधित, सभी युगों से संबंधित प्रश्न हो चुके हैं और अभी हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये गद्य पर आधारित है और इसी से संबंधित हम 25 प्रश्नों को लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो 25 प्रश्नों में अगर आप अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं तो लाइव सेशन में कमेंट सेक्शन में अपने ऑप्शन को टाइप करते रहिए और देखिए आप इन 25 प्रश्नों में कितने % तक तैयारी आपकी कंप्लीट है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। उम्मीद है कि लगभग अगर आपने अभी तक इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो 20+ तो आपके होने ही होने हैं। अगर 20+ होते हैं तो ये मान के चलिए कि लगभग 95% आप तैयार हो चुके हैं अपने इस टॉपिक को लेकर के। और इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से एक चीज़ और बता दूं कि जो भी अभी तक वीडियोज़ हो चुकी हैं उन सभी की प्लेलिस्ट जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसमें कि अभी तक लगभग 58-59 वीडियो लगभग हो चुकी हैं और ये सभी आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है कि 1-1 घंटे की हों, 15-15, 20-20 मिनट की हैं, कभी कभी 30 मिनट हो गई हैं और ज़्यादा लंबी नहीं है। आपको ज़्यादा समय नहीं जाएगा, उसको आराम से स्पीड में भी सुन सकते हैं। किसी भी काम करते हुए, किसी भी काम को करते हुए आराम से उसको सुन सकते हैं या नोट्स बनाना चाहें तो बैठ करके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। गद्य शब्द संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न माना जाता है? मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी चीज़ को नए सिरे से शुरू कर रहे होते हैं तो उसके बारे में शुरू से शुरू करना ज़्यादा सही रहता है। यानी जैसे हम गद्य की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि गद्य किस धातु से बना है या इसकी व्युत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है। तो इसको भी हमने इस टॉपिक में समायोजित किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी तक आपने इसका अपना आंसर दे दिया होगा। सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, गद्य धातु। गद्य धातु से निष्पन्न है। गद्य शब्द संस्कृत की धातु आप समझते होंगे जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। हिंदी में कहते हैं क्रिया। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा, पठति पठता, पठन्ति, पठसि पठता, पठत, ये सब धातु रूप हैं। और अगर पढ़ा होगा रामः रामो रामा, रामम रामो रामम, तो अगर ये पढ़ा है तो ये शब्द रूप है। ठीक है, तो धातु रूप और शब्द रूप आपके ये सभी टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। एक एक तो आपको तैयार ही होना चाहिए, शब्द रूप। और जब व्याकरण का पोर्शन आएगा तो उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही बता देते हैं कि धातु का अर्थ होता है क्रिया और जो गद्य धातु है, गद्य धातु से गद्य शब्द की निष्पत्ति हुई है, यानी इस शब्द से ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अग्नि पुराण में गद्य के कितने भेद बताए गए हैं? तो सही ऑप्शन है इसमें 5 भेद बताए गए हैं गद्य के। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अग्नि पुराण हमारा पुराण शास्त्र है जिसमें कि गद्य के बारे में बात की गई है। 5 भेद बताए गए हैं। पहला भेद इसमें बताया गया है कथा। दूसरा बताया गया है खंड कथा। तीसरा है परिकथा। चौथा है आख्यायिका। और 5वां बताया गया है कथानिका। तो इस प्रकार से ये 5 भेद अग्निपुराण में गद्य के बताए गए हैं। तो ये जो हैं सभी 5 भेद, कथा, खंड कथा, परिकथा, आख्यायिका, कथानिका, ये सभी अग्निपुराण के स्रोत से यहाँ पर दिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए गद्य के कितने भेद हैं तो 5 प्रकार के आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये 4 भाग कौन कौन से, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये है राजस्थानी गद्य, पहला भाग है राजस्थानी गद्य। दूसरा है मैथिली गद्य, तीसरा है ब्रजभाषा गद्य। चौथा है खड़ी बोली गद्य।
यानी कि जो शुरुआती गद्य हमको मिला वो मिला राजस्थानी, मैथिली, ब्रज और खड़ी बोली में। तो इस प्रकार से इसको शुरुआत के जो प्रारंभिक गद्य साहित्य है उसको हम 4 भागों में भाषा की दृष्टि से विभाजित कर सकते हैं। भाषा की दृष्टि से प्रश्न आएगा तो आपको 4 भागों में बताना होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो से आपको चुनना है। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को आंसर को यहाँ पर टाइप करते रहें, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने इस 25 प्रश्नों के इस क्लास में कितने प्रश्न स्कोर किए हैं, और उन्हें ज़रूर हमसे साझा करें। अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है 10वीं सदी के आसपास, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। राजस्थानी गद्य का जो प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है वो मिलता है 10वीं सदी के आसपास से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कथाओं के कितने भेद माने जाते हैं? राजस्थानी कथाओं के 3 भेद माने जाते हैं, जैसा कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ये 3 भेद जो हैं वो इस प्रकार से हैं। एक है वचनिका, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, ठीक से ना दिख रहा हो, तो कलर चेंज कर लेते हैं। वचनिका, और एक है ख्यात, और एक है बात। ये 3 भेद हैं जो राजस्थानी कथाओं के देखने को मिलते हैं, वचनिका, ख्यात और बात। अगला प्रश्न है, वचनिका में प्रायः कौन सी घटनाएं ली जाती हैं? वचनिका में प्रायः कौन सी घटनाएं ली जाती हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं ली जाती हैं वचनिका में। अगला प्रश्न है, राठौर रतन सिंह जी री वचनिका के लेखक कौन है? ये रचना है राठौर रतन सिंह जी री वचनिका। री से तात्पर्य होता है की, यानी कि यहाँ पर अगर की का प्रयोग करते तो वो शायद खड़ी बोली में आता, और री का प्रयोग हुआ है इसलिए ये अपनी रचना में ही राजस्थानी स्वरूप को दर्शा रहा है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बी ऑप्शन, खिरिया जगा, खिरिया जगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भेद में किसी शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन होता है? इनमें से किस भेद में किसी शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन होता है? सही ऑप्शन है इसमें ख्यात, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है ख्यात। ख्यात में किसी शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। वचनिका में ऐतिहासिक घटनाएं ली जाती हैं और ख्यात में शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। रही बात की, तो बात में काल्पनिकता और रोचकता का वृतांत प्रस्तुत किया जाता है, जो अगले प्रश्न में आपको दिखेगा। निम्न में से किस राजस्थानी साहित्य में काल्पनिक रोचक वृतांत प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि बात में। ये हो गई इनकी तीनों प्रकार की कथाओं में, राजस्थानी कथाओं की बात हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता राजस्थानी गद्य की नहीं है? सही ऑप्शन को चुनिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। धर्म में अनास्था राजस्थानी गद्य की विशेषता नहीं रही है, जबकि राजस्थानी गद्य का अधिकांश साहित्य जैन मंदिरों अथवा राजपूत नरेशों के आश्रय में रचा गया है। विविधतापूर्ण शैलियों का प्रयोग मिलता है। राजनीति, धर्म, इतिहास, लोक वार्ता इत्यादि का प्रयोग मिलता है, लेकिन धर्म में अनास्था इसमें नहीं मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं, हिंदी के गद्य साहित्य की शुरुआत हो रही है आज के इस वीडियो में। तो इस शुरुआती दौर के प्रश्न हैं जो कि गद्य साहित्य को शुरू करने से पहले ही जानने जरूरी होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं पूर्व पीठिका के प्रश्न। सही, यहाँ पर अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? सही ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं? कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें सही ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता व कीर्ति पताका किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता व कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, मैथिली गद्य में मिलती हैं। अगला प्रश्न है,
देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जपो अवहट्टा पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? सही ऑप्शन है बी विद्यापति। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा आता है, ये पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रख लें। विद्यापति की पंक्ति है देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जपो अवहट्टा। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? ये रचना तो आपने 9th क्लास से ही पढ़नी शुरू कर दी होगी, हो सकता है रिवीजन की कमी हो इसलिए गलत हो सकती हो, वरना तो इसमें तो मैं श्योर हूँ कि ये रचना सभी को आती होगी। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं बी ऑप्शन विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन। विट्ठलनाथ जो है वो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। ये सभी अष्टछाप के कवियों के बारे में जब बात होती है तो इनकी चर्चा होती है, क्योंकि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य उसमें होते हैं और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य उसमें होते हैं। इन 8 को मिला करके अष्टछाप की रचना की गई है। चलिए, जब पिछला वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था, यानी कि जो भी भक्ति काल पर वीडियो हुई थी, उसमें अष्टछाप की बात हुई है, उसके लिए ट्रिक भी बताई गई है। उस वीडियो को देखें, आप प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ लें और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टीजीटी पीजीटी 2023 हिंदी साहित्य के नाम से, और उसी में आपको ये वीडियो सारी मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचनाकार कौन है? सही ऑप्शन है सी नाभादास। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? वैसे तो ये रचना पूछी जाती है, रचना की भाषा भी पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर प्रश्न में भाषा पूछी गई है, आपको ये बताना है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है ब्रज भाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है। ब्रज भाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है। ब्रज भाषा का गद्य का आरंभिक रूप मिलता है किस सती से? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 14वीं सती से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 14वीं सती से ब्रज भाषा का आरंभिक रूप मिलता है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा की अखंड परंपरा कब से मानी जाती है? सही ऑप्शन है सी कृष्ण भक्त कवियों से। कृष्ण भक्त कवियों से ब्रज भाषा की अखंड परंपरा मानी जाती है, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है? सही ऑप्शन है राजस्थानी, डी ऑप्शन सही होगा। राजस्थानी में हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप है वो राजस्थानी में मिलता है, और बाकी आपने अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा है राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, इन 4 भागों में जो इसका पूर्व प्राचीनतम रूप मिलता है वो इन 4 भागों में मिलता है, लेकिन सबसे पहल राजस्थानी में मिलता है। 252 वैष्णवन की वार्ता किस कवि की रचना है? अगला प्रश्न है सही ऑप्शन है बी गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? सही ऑप्शन है बी लाला हीरामल। आईने अकबरी की भाषा वचनिका लिखी है लाला हीरालाल। अगला प्रश्न है भक्तमाल की टीका किसने लिखी? सही ऑप्शन है सी प्रियादास। भक्तमाल की टीका सबसे पहले प्रियादास ने लिखी थी, उसके बाद और भी लोगों ने लिखी है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो प्रियादास का ही है। अगला प्रश्न है हित 84 की टीका किसने लिखी? इसका भी सही ऑप्शन बी है, प्रियादास ने लिखी है हित 84 की टीका। अगला प्रश्न है कुवलय माला कथा के रचयिता कौन है? कुवलय माला कथा के रचनाकार बताने हैं इसमें। सही ऑप्शन है बी उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। इस तरह से हमने 25 प्रश्न आज की इस क्लास में लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों में से जो सबसे मिनिमम क्वेश्चन अगर किसी ने किए होंगे तो 15 प्लस ज़रूर किए होंगे, और बाकी अगर आपका स्कोर 20 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, और आप मतलब अपनी तैयारी को और बेहतर
करने के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से जो हमारे साथ गलतियां होती हैं प्रैक्टिस में वो या एग्ज़ाम में वो सभी नहीं होती हैं। इसलिए तैयारी करते करते अपने साथ प्रैक्टिस पेपर भी रखें और उसके साथ अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। चलिए अभी के लिए इतना ही, और हमारे गद्य साहित्य के ही प्रश्न अभी चलेंगे, यानी कि अगली वीडियो भी गद्य साहित्य से संबंधित ही आएगी और बाद में हम विधाओं को शुरू करेंगे। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम जितने भी टॉपिक ले रहे हैं उन पर बनने वाले लगभग सभी प्रश्नों को जो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकते थे उनको बना करके आप तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। वीडियो में जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने बेहतर सुझाव हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं कि और किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए आगे के लिए मैं फिर से आप लोगों से यही कहूँगी कि भाई कंटिन्यूटी बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें अपनी पढ़ाई में। भले थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन निरंतरता ज़रूर बनाए रखें। तो आगे अगले दिन क्लास रात 9 बजे फिर से आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। और ये सभी जो क्लासेज आप देख रहे हैं सभी TGT, PGT, LT ग्रेड, नेट और MP टेट, इन सभी परीक्षाओं मतलब हिंदी की पूछी जाने वाली सभी परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में आपके सामने आते हैं। इन सभी को यहाँ पर कवरअप किया जा रहा है और आप बेहतर प्रश्नों का संकलन यहाँ पर देख सकते हैं और बखूबी अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं या ये बुक ही खरीद सकते हैं। ये बुक जो है हिंदी सम्यक समाधान के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, खासकर इलाहाबाद में और आसपास के एरिए में वहाँ पर मिल रही है और लखनऊ में भी मिलती है। लेकिन ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है। फ़िलहाल इसका जो है एक कम्युनिटी सेक्शन में मैंने इस पर एक बार दिया था, एक वीडियो भी बना के दी थी कि ये कहाँ से मंगवाई जा सकती है। अगर आपको ज़रूरत हो तो इसको मंगवा सकते हैं आप वहाँ से। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है उसमें, कम्युनिटी पोस्ट में दिया गया है। और साथ ही जो है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चैनल पर ही कमेंट कर सकते हैं और मेरे द्वारा ही इसका मैं आपको बता दूंगी कमेंट में कि आप किस नंबर से इसको मंगवा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, आपके अच्छे स्कोर के लिए आप सभी को धन्यवाद। साथ ही मिलते हैं कल रात क्लास 9 बजे फिर से और सभी तब तक के लिए सभी से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।